नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कोर्ट्स दिस वीक में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते कोर्ट से बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। कांग्रेस नेता शशि थरूर के साथ ही 6 अन्य वरिष्ठ पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान भ्रामक ट्वीट करने के मामले में इनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगले 2 हफ्तों के लिए कायम रखा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने इस मामले में दिल्ली पुलिस के साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा राज्यों को भी नोटिस जारी किया है। इन सभी पर ट्रैक्टर रैली के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत को लेकर गलत जानकारी ट्वीट करने के आरोप में अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सांसद शशि थरूर, पत्रकार राजदीप सरदेसाई, विनोद जोस, मृणाल पांडे, जफर आगा, अनंतनाथ और परेश नाथ की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उनके खिलाफ ट्रैक्टर रैली के दौरान किसान की मौत होने पर ट्वीट या पोस्ट करने पर कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। सीजेआई एस.ए. बोबडे के नेतृत्व वाली बेंच ने 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत के बारे में कथित तौर पर असत्यापित खबर साझा करने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। मामले को 2 सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए तय किया गया है और इस बीच अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई न करें। सीजेआई ने कहा, हमारे पास ये मामला 2 हफ्ते बाद होगा, हम गिरफ्तारी पर रोक लगाएंगे। इसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी कारवा पत्रिका के संपादक विनोद जोस के लिए पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने केवल तथ्यों को रिपोर्ट किया और प्रस्तुत किया कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने का सवाल ही नहीं उठता। सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी पर भी अगली सुनवाई तक रोक बढ़ा दी है। मामले में अब 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी पर लगी रोक का विरोध किया। कोर्ट में दिल्ली पुलिस की पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हम इन ट्वीट्स की वजह से हुए भयानक प्रभाव को दिखाएंगे। इन ट्विटर हैंडलों के लाखों फॉलोअर्स हैं। शशि थरूर की ओर से कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि थरूर इस वक्त दिल्ली में हैं और उन पर गंभीर आरोप लगे हैं, इसलिए अंतरिम सुरक्षा की जरूरत है। सिब्बल ने कहा, जांच एजेंसी कभी भी मुझे गिरफ्तार कर सकती है। बेंच ने हालांकि ये स्पष्ट कर दिया है कि मामले की मेरिट पर सुनवाई की अगली तारीख पर विचार किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ यूपी और एमपी राज्यों में राजद्रोह, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने आदि का आरोप लगाते हुए कई एफआईआर दर्ज किए गए हैं। एक प्रथम सूचना रिपोर्ट नोएडा में और 4 एफआईआर मध्य प्रदेश के भोपाल, होशंगाबाद, मुल्ताई और बैतूल में दर्ज की गई है। नोएडा में प्राथमिकी दिल्ली के पास के एक निवासी द्वारा शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिसने थरूर और पत्रकारों द्वारा डिजिटल प्रसारण और सोशल मीडिया पोस्ट का आरोप लगाया था, जिन्होंने दावा किया था कि एक किसान को दिल्ली पुलिस ने गोली मार दी है। प्राथमिकी में कहा गया है कि आरोपियों ने अपने नकली, भ्रामक और गलत ट्वीट के माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि किसान की मौत केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा की गई हिंसा के कारण हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट। फर्जी अश्लील सीडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली या छत्तीसगढ़ के बाहर केस ट्रांसफर करने की इजाजत दे दी है। साथ में छत्तीसगढ़ को पक्षकार बनाने की भी अनुमति मिली है। कोर्ट कैलाश मुरारका के आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। मामले में भूपेश बघेल एक आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा फर्जी अश्लील सीडी मामले के ट्रायल को दिल्ली या छत्तीसगढ़ के बाहर किसी अन्य जगह ट्रांसफर करने की याचिका में उत्तरदाता के तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य को पक्षकार बनाने की अनुमति दी है। इस कांड ने अक्टूबर 2017 में छत्तीसगढ़ की राजनीति को हिला दिया था। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल इस मामले के एक आरोपी हैं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ बीजेपी के पूर्व नेता कैलाश मुरारका के एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।
जो इस याचिका में सह अभियुक्त और प्रतिवादी संख्या 1 है। पीठ ने मुरारका द्वारा ट्रांसफर याचिका में राज्य को प्रतिवादी के तौर पर पक्षकार बनाने के आवेदन की अनुमति दी, जिसका वरिष्ठ वकील AM सिंघवी द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। 18 जनवरी को पिछली सुनवाई में छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल को मामले में आरोपी बनाए जाने के मद्देनजर CBI ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष फर्जी अश्लील CD मामले में ट्रायल को दिल्ली या छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य जगह ट्रांसफर करने की आवश्यकता जताई है। इस केस ने अक्टूबर 2017 में छत्तीसगढ़ की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। पूर्व PWD मंत्री राजेश मूणत की बदली हुई तस्वीरों वाली एक CD अक्टूबर 2017 के अंत में रायपुर में वायरल हो गई थी। तत्कालीन राज्य सरकार ने कांग्रेस के एक साजिश के आरोप लगाने के बाद CBI को जांच सौंप दी थी। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भूपेश बघेल, भाजपा के पूर्व नेता कैलाश मुरारका के अलावा इस मामले में एक अभियुक्त हैं, जिन्हें CBI द्वारा अपनी चार्जशीट में नामजद किए जाने के बाद पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई से निष्कासित कर दिया गया था। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष SG तुषार मेहता ने कहा था कि गवाहों को धमकाया जा रहा है। गवाह देश के कई जगहों पर हैं। ऐसे में ट्रायल को दिल्ली या किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ राज्य ने पिछले साल दिसंबर में इस मामले में आवश्यक पक्ष के रूप में पक्ष बनाने के लिए एक आवेदन दायर किया था। CBI की स्थानांतरण याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने अक्टूबर 2019 में निर्देश दिया था। इस मामले के अन्य आरोपी वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा, भिलाई के व्यवसाय विजय भाटिया, विजय पांड्या और रिंकू खानूजा हैं। वर्मा और भाटिया जमानत पर बाहर हैं, जबकि रायपुर के ऑटोमोबाइल डीलर खानूजा ने 2018 में आत्महत्या कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने चेक डिसऑनर मामले में एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर खाली चेक के पन्ने में अगर हस्ताक्षर अगर आरोपी के हैं तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत सेक्शन 139 के तहत कार्रवाई हो सकती है। जस्टिस रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस के ये भी कहा कि सेक्शन 118 और सेक्शन 139 के अंतर्गत रिवर्स ऑनस क्लॉज लागू होगा। रिवर्स ऑनस का मतलब है कि आरोपी को अपना बचाव करना होगा और खुद को निर्दोष साबित करना होगा। जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 118 और धारा 139 के तहत उल्टा भार या लायबिलिटी चेक पर एक आरोपी के हस्ताक्षर के स्थापित होने के बाद ऑपरेटिव हो जाता है। हालांकि धारा 118 और धारा 139 के तहत उठाए गए अनुमान प्रकृति में खंडन करने योग्य है। एक संभावित बचाव को उठाए जाने की आवश्यकता है, जिसे पूर्व सिद्धांत के मानक को पूरा करना होगा और केवल संभावना को नहीं। पीठ ने कहा, इस मामले में उच्च न्यायालय ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के आरोपी को बरी करने के आदेश को रद्द कर दिया था और ये ध्यान देने के बाद कि आरोपी ने चेक और डीड ऑफ अंडरटेकिंग दोनों पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार कर लिए हैं। उसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया और इस तरह दायित्व को स्वीकार किया है। उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत होते हुए सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने प्रावधानों की पूरी तरह से अनदेखी की और धारा 118 और NI एक्ट की धारा 139 के तहत बनाए गए वैधानिक अनुमान की सराहना करने में विफल रहा। कानून ये बताता है कि एक बार चेक लिखने पर किसी आरोपी के हस्ताक्षर को स्थापित कर दिया जाता है तो ये उल्टा भार खंड ऑपरेटिव बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में उस पर लगाए गए अनुमान का निर्वहन करने के लिए आरोपी पर दायित्व शिफ्ट हो जाता है। एक बार जब द्वितीय अपीलकर्ता ने चेक और डीड पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार कर लिए थे, ट्रायल कोर्ट को मानना चाहिए था कि चेक को कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण के लिए जारी किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने उस समय गलती की जब उसने शिकायतकर्ता प्रतिवादी को उन परिस्थितियों की व्याख्या करने के लिए बुलाया जिसके तहत अपीलकर्ता भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। ट्रायल कोर्ट का ऐसा दृष्टिकोण सीधे स्थापित कानूनी स्थिति के विपरीत था, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, और कानून की एक पेटेंट त्रुटि के समान है। पीठ ने देखा कि इस मामले में अभियुक्तों द्वारा उठाया गया बचाव आत्मविश्वास दिलाने में या संभाव्यता के पूर्व निर्धारण के मानक को पूरा नहीं करता है। अभियुक्त द्वारा उठाया गया एक और तर्क ये था कि ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण था और उच्च न्यायालय ने पेटेंट अवैधता की और बरी करने को उलटने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर गया। पीठ ने शिकायतकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया जिसमें बढ़े हुए मुआवजे की मांग की गई। पीठ ने मुआवजे के दावों के फैसले के बारे में ये टिप्पणियां की। हम तय सिद्धांतों के बारे में सचेत हैं
कि एनआईए के अध्याय 17 का उद्देश्य न केवल दंडात्मक है बल्कि प्रतिपूरक और पुनर्स्थापना भी है। एनआईए के प्रावधान चेक के अनादर के लिए चेक राशि पर आपराधिक दायित्व के साथ साथ सिविल दायित्व भी है। ब्यूरो रिपोर्ट। राजद्रोह से संबंधित कानून को गैर संवैधानिक घोषित करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता इससे कैसे प्रभावित है, आप पर क्या कॉज ऑफ एक्शन है, आपके खिलाफ कोई केस नहीं है। हमने पहले ही तय कर रखा है कि जब तक कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं होगा तो आप इसी तरह कानून को चुनौती नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया कि औपनिवेशिक काल का ये कानून लोकतांत्रिक देश में जारी रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के एक समूह द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें धारा 124A आईपीसी के तहत राजद्रोह के अपराध की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास कार्रवाई का कोई कारण नहीं है। सीजेआई एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति रामा सुब्रमण्यम की 3 न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा कि कुसुम इंगोट्स मामले में पूर्ववर्ती फैसले के अनुसार एक कानून को कार्रवाई के कारण के बिना चुनौती नहीं दी जा सकती। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप जॉर्ज चौधरी ने प्रस्तुत किया कि वे धारा 124A आईपीसी को चुनौती दे रहे हैं, साथ ही एक वैकल्पिक राहत भी मांग रहे हैं कि संबंध में संविधान पीठ के फैसले का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए जाएं। दलीलों में बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य 1995 के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला दिया गया, जहां अदालत ने स्पष्ट किया था कि केवल खालिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगाना राष्ट्रद्रोह का मामला नहीं हो सकता है। 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ बनाम बिहार राज्य के वाद में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी थी। अदालत ने कहा था कि सरकार की आलोचना या फिर प्रशासन पर कमेंट करने से राजद्रोह का मुकदमा नहीं बनता है। राजद्रोह का केस तभी बनेगा जब कोई भी वक्तव्य ऐसा हो जिसमें हिंसा फैलाने की मंशा हो या फिर हिंसा बढ़ाने का तत्व मौजूद हो। राजद्रोह से संबंधित कानून में गैर संवैधानिक घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, ये जनहित का मुद्दा है। इस मामले में संवैधानिक पीठ का फैसले का उल्लंघन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि औपनिवेशिक काल का ये कानून लोकतांत्रिक देश में जारी रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गला घोटा जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि आईपीसी की धारा 124A राजद्रोह ब्रिटिश काल का औपनिवेशिक कानून है। ये कानून ब्रिटिश राज्य के खिलाफ आवाज को कुचलने के लिए था, जिसे लोकतंत्र में जारी रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। यह कानून अब अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोट रहा है। जो सरकार में है, अगर कोई उसकी नीति के विपरीत अभिव्यक्ति करता है तो 124A का प्रावधान उसकी अभिव्यक्ति का गला घोट रहा है और इस तरह से जीवन और लिबर्टी के अधिकार को खतरा है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि औपनिवेशिक कानून आईपीसी की धारा 124A को जारी रखना अताकृत, अनुचित और अनपेक्षित है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर पुलिस इस कानून का दुरुपयोग करे तो उसकी जिम्मेदारी तय हो। यह कानून बिना किसी सेफगार्ड के है। बदली परिस्थितियों में धारा 124A का परीक्षण करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट। ट्विटर को भारत में एक और झटका लगा है। अब ट्विटर के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और केंद्र सरकार को फेक न्यूज मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने फेक न्यूज और फर्जी मैसेज पर जवाब मांगा है। उधर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ कहा है कि भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दोहरे मानकों की इजाजत नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और केंद्र सरकार को फेक न्यूज के मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने फेक न्यूज और फर्जी मैसेज के जरिए घृणा फैलाने वाले ट्विटर कंटेंट और विज्ञापनों की जांच के लिए मैकेनिज्म बनाने पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने ट्विटर पर केंद्र से कोई ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए कहा है जिसके जरिए फेक न्यूज और भड़काऊ मैसेज को फैलाने से रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता विनीत गोयनका द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।
याचिकाकर्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विशेष रूप से ट्विटर पर भारत विरोधी और देशद्रोही पोस्टरों की जांच के लिए मैकेनिज्म बनाए जाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि कई मशहूर लोगों के नाम पर सैकड़ों फर्जी ट्विटर और फेसबुक अकाउंट चल रहे हैं। इन फर्जी ट्विटर हैंडल और फेसबुक अकाउंट में मशहूर नागरिकों की असली फोटो का इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है कि आम लोग इसमें भेद नहीं कर पाते हैं और इन अकाउंट से जारी मैसेज पर विश्वास कर लेते हैं। याचिका में कहा गया कि फर्जी अकाउंट्स के जरिए फेक न्यूज और भड़काऊ संदेश शेयर कर नफरत फैलाई जाती है। किसान आंदोलन में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की भूमिका पर सरकार ने उसे आड़े हाथों लिया है। आईटी मिनिस्ट्री और ट्विटर के अफसरों के बीच अहम बातचीत में सरकार ने 2-2 कह दिया है कि भारत में ऑपरेशन करना है तो यहाँ की आईटी नीति को मानना होगा। ट्विटर ने भारत सरकार के निर्देश के तहत कुछ अकाउंट पर रोक तो लगाई है, लेकिन आईटी मिनिस्ट्री ने स्पष्ट तौर पर 257 ट्विटर हैंडल को हटाने की बात कही है। भारत सरकार ने ट्विटर के अधिकारियों को तलब कर कई सवाल पूछे हैं। सरकार ने ट्विटर से 1178 हैंडल्स को हटाने के लिए कहा था। हालांकि आज ट्विटर ने बताया कि 500 से अधिक अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ कहा है कि भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दोहरे मानकों की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो आज इस सदन के पटल से, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो या कोई हो या व्हाट्सएप हो, मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा, भारत में आप काम करिए। आपके करोड़ों फॉलोअर हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, पैसे भी कमाइए, लेकिन भारत के संविधान को आपको पालन करना होगा, भारत के कानून को आपको पालन करना होगा। यह कहना, सोशल मीडिया का दुरुपयोग अगर हिंसा, फेक न्यूज, वैमनस्य बढ़ाने के लिए किया जाएगा तो कार्रवाई होगी। यह हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। मंत्री ने संसद में सवालों के जवाब में कहा कि ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन या फिर व्हाट्सएप, अगर इन प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग किया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर को नोटिस जारी किया है। जाहिर है ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया पर लगाम लगने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी अदालत में आने वाले समय में गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। अगले 6 महीने में सुप्रीम कोर्ट के 6 जज रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद नए जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की बैठक अभी तक नहीं हुई है। आखिरी बार कॉलेजियम की बैठक पिछले साल सितंबर में हुई थी। समय रहते अगर नियुक्तियां नहीं हुई तो संकट गहरा सकता है। देश में किसी व्यक्ति या संस्थान पर संवैधानिक संकट या अत्याचार की स्थिति होती है तो न्याय की उम्मीद लिए सबसे पहले न्यायालय के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देश की सबसे बड़ी अदालत इस वक्त एक गंभीर संकट से जूझ रही है। ये संकट सुप्रीम कोर्ट में जजों की घटती संख्या का है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए शीर्ष अदालत ने कॉलेजियम की सिफारिश का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट में 4 पद रिक्त हैं, जबकि कॉलेजियम को विभिन्न हाई कोर्ट में नए जजों की नियुक्ति पर पिछले महीने की गई सिफारिश पर अंतिम फैसला लेना बाकी है। इस संबंध में विधि मंत्रालय को अब तक कॉलेजियम की सिफारिश नहीं मिली है। जस्टिस रंजन गोगोई ने चीफ जस्टिस के तौर पर नवंबर 2019 में सेवानिवृत्त होने के बाद ये पद खाली है। इसी तरह जस्टिस दीपक गुप्ता, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अरुण मिश्रा के सेवानिवृत्त होने के बाद से इन पदों पर नियुक्ति नहीं हो पाई है। सुप्रीम कोर्ट मौजूदा समय में 30 जजों के साथ काम कर रहा है, जबकि स्वीकृत पद 34 हैं। इसी तरह हाई कोर्ट के लिए करीब 47 सिफारिशें कॉलेजियम के पास लंबित हैं। 1 जनवरी तक हाई कोर्ट में 411 पद रिक्त हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 64 इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त तय संख्या से कम जज हैं। अगर समय रहते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम की तरफ से खाली पदों को भरने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। करीब 1 दशक पहले साल 2009 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की 26 से 31 जजों की संख्या निर्धारित की गई थी। इसमें चीफ जस्टिस, जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 30 जज हैं, लेकिन आने वाले 6 महीने में सुप्रीम कोर्ट से 5 जज रिटायर होने वाले हैं। 13 मार्च को जस्टिस इंदु मल्होत्रा रिटायर हो रही हैं। 23 अप्रैल को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबड़े रिटायर हो जाएंगे। 4 जुलाई को जस्टिस अशोक भूषण रिटायर होंगे। 12 अगस्त को जस्टिस RF नरीमन रिटायर होंगे और 18 अगस्त को जस्टिस नवीन सिन्हा रिटायर होंगे। इन सभी के रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या साल 1988 के स्तर पर आ रही है।
अब इसे 18 से बढ़ाकर 26 किया गया था। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 की गई थी। पिछले साल 2 सितंबर को जस्टिस अरुण मिश्रा के रिटायर होने के बाद से सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बैठक नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट के इस कॉलेजियम में सीजेआई एसए बोबडे, जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एएम खानविलकर हैं। ये कॉलेजियम हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से वरिष्ठ वकीलों का चयन सुप्रीम कोर्ट में जज के पद के लिए करता है। कॉलेजियम सिस्टम से केंद्र भी खुश नहीं है। कानून मंत्री रविशंकर ने संसद में इस बाबत बयान भी दिया है। That we came with the National Judicial Appointment Commission, passed unanimously by both the houses, and ultimately the Supreme Court repelled it on grounds and reasons which I wish to say very clearly we don't appreciate. But that is the law of the land. As regards the appointing authority, sir, I also want to convey to this honourable House with full authority that while we respect the collegium institution, as a government we are also a stakeholder and will continue to. सुप्रीम कोर्ट में किसी जज की आखिरी नियुक्ति करीब 18 महीने पहले 23 सितंबर 2019 को जस्टिस ऋषिकेश रॉय के तौर पर हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ धरने को लेकर अपने पुराने फैसले पर विचार करने से इनकार किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक विरोध करके सार्वजनिक स्थान पर दूसरों के अधिकारों को प्रभावित नहीं किया जा सकता। विरोध का अधिकार कभी भी और हर जगह नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक विरोध दूसरों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले सार्वजनिक स्थान पर कब्जा करके जारी नहीं रख सकता है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि संवैधानिक योजना विरोध प्रदर्शन और असंतोष व्यक्त करने के अधिकार देती है, लेकिन कुछ कर्तव्यों की बाध्यता के साथ। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि हमने सिविल अपील में पुनर्विचार याचिका और रिकॉर्ड पर विचार किया है। हमने उसमें कोई गलती नहीं पाई है। जस्टिस एसके कौल, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने ये फैसला सुनाया है। नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ शाहीन बाग में प्रदर्शन करने वाली महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका में एक और अर्जी लगाई थी। महिलाओं ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आंदोलन को लेकर अक्टूबर 2020 में जो आदेश दिया गया उस पर फिर से सुनवाई की जाए। इसी के साथ कोर्ट्स दिस वीक में इतना ही और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।